साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज राजनीतिक भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करते हैं, जो सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जिसमें आज शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संविधान निर्माण की। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार से संविधान निर्माण का इतिहास रहा है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन कि भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान की परिभाषा की बात करें कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है, या फिर बात करें कि संविधान कहते किसे हैं। अब ये प्रश्न सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कानूनों की एक ऐसी किताब जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता हो, या फिर कानूनों और नियमों का संग्रह जिससे किसी देश की प्रशासनिक या शासन व्यवस्था को चलाया जाता हो। जी बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है कि कानूनों की किताब, कानूनों का संग्रह जिससे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। लेकिन अभी 2018 के अंदर कोई एसआई की परीक्षा हुई थी, उस एसआई की परीक्षा में इस संविधान की जो परिभाषा है, इसी परिभाषा से क्वेश्चन उठाया गया था। और वो क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं एक बार। किस भारतीय संविधान की या संविधान की परिभाषा, पर्टिकुलर बात करें किसी भी देश की कि संविधान कहते किसे हैं, तो याद रखना किसी भी देश की जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित, जिसमें लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। याद रखना, मैंने भारत के संविधान की परिभाषा की बात नहीं की है, मैंने केवल बात की है कि संविधान कहते किसे हैं, कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह है जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित हो सके, उसे ही संविधान कहते हैं। 2018 में एसआई के पेपर में आया कि भारत का संविधान है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो याद रखना, भारत का संविधान अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित है। अब अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित कैसे है, तो वो भी देख लेते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है अपने, और राज्य में भी क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। कि सभी राज्यों में नहीं है, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों में एक सदनीय है, विधानसभा केवल, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि केंद्र की बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम में, याद रखना, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, इन दोनों नामों से केंद्र के अंदर 1919 के अधिनियम में मतलब संसदीय जो शासन व्यवस्था थी उसको 2 भागों में बांटा गया और संसद के 2 सदन बना दिए। और 1935 के अधिनियम की बात करें तो 1935 के अधिनियम में राज्यों में भी क्या कौन सी व्यवस्था कर दी गई, द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, विधानसभा और आज की बात करें तो यूं कह सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद है। तो 1935 के अधिनियम में राज्यों में यूं कहे कि विधानसभा बना दी गई थी। अब अप्रत्यक्ष कैसे हुआ कि विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया था, निर्वाचित किया। और याद रखना, मनोनीत भी थे। भारत में संविधान सभा के जो सदस्य थे वो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। निर्वाचित करने वाले तो कौन थे, राज्य की विधानसभा, जो 1935 में जिनका गठन कर दिया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम में राज्यों की विधानसभाओं का गठन हो गया और उन विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया और देशी रियासतों द्वारा सदस्य क्या हुए, नॉमिनेट हुए, माने निर्वाचित और मनोनीत। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो संविधान सभा है इसके सदस्य निर्वाचित हुए, मनोनीत हुए या चयनित हुए। तो याद रखना, निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है, लिखित है। और याद रखना, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संविधान सभा की। किसकी आवश्यकता होती है, संविधान सभा की। तो ये तो परिभाषा की बात कर ली अपन ने, और आप अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि किसी भी देश की जनता द्वारा, किसी भी
देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, किसी भी देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह है, लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और ये संविधान सभा के जो सदस्य थे, इनके चुनाव की बात करें तो चुनाव कैसे हुए थे? इनके अप्रत्यक्ष हुए थे। और अप्रत्यक्ष की भी बात करें तो राज्य की जो विधानसभा है, उन विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। यूं कह सकते हैं कि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। जैसे वर्तमान की बात करें कि लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुनती है, ठीक है, तो लोकसभा में जनता का सीधा प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया देखो वर्तमान में कि अपन चुनते हैं विधायकों को, और विधायक किनको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। इसका मतलब राज्यसभा के सदस्य जनता के लिए क्या हो गए? अप्रत्यक्ष हो गए। ऐसे ही विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया, तो सीधे जनता के लिए क्या हो गए? जनता के लिए अप्रत्यक्ष हो गया वो। यूं कह सकते हैं, एक परीक्षा में सवाल आया था कि शायद जनवरी 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर लगा था, उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ था कि भारतीय संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा है या नहीं, इस प्रकार से प्रश्न था। तो याद रखना, भारतीय जो संविधान सभा है ये प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं था, चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष तरीके से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, इसलिए भारतीय संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं है। सीधा कथन देके पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार से भी इसमें से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगर आगे की बात करें तो सबको पता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। क्या सच में कैबिनेट मिशन ही भारत में आया था? क्या भारतीयों ने कोई मांग नहीं की थी? क्या भारतीयों ने मांग की और अंग्रेजों ने सीधा कैबिनेट मिशन को भेज दिया, या इससे पहले भी कोई प्रयास किया? जी हाँ, इससे पहले अंग्रेजों ने 3 प्रयास किए थे, और तीनों ही प्रयास क्या रहे थे? असफल रहे थे। तीनों ही प्रयास असफल रहे थे। अभी बात करेंगे अपन कि तीनों प्रयास असफल क्यों रहे थे, उनके पीछे कौन कौन से कारण थे, और भारत वालों ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की थी, जिनमें औपचारिक मांग कब की, अनौपचारिक मांग कब की, ठीक है। क्योंकि बिना मांग के तो संविधान सभा अस्तित्व में नहीं आई, इतने आसानी से अंग्रेज संविधान सभा नहीं बनाने वाले थे। तो बात करते हैं संविधान सभा की गठन किस प्रकार हुआ, उन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि भारतीयों ने संविधान सभा की मांग के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो याद रखना, भारतीय प्रयास, भारतीय प्रयास, संविधान सभा के लिए भारतीय प्रयास, आप हेडिंग लगा सकते हैं, संविधान सभा के लिए भारतीय प्रयास की भारतीय लोगों ने कौन कौन से प्रयास की। अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें अपन तो बात करते हैं 1895 की। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक थे, इन तिलक ने, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने संविधान सभा की सबसे पहले मांग कैसी थी? वो अनौपचारिक। कौन सी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी। संविधान सभा के लिए कौन सी मांग की? अनौपचारिक मांग की इन्होंने, कि बाद में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये मांग जो है, ये अनौपचारिक मांग कौन से विधेयक में की? तो याद रखना, तिलक ने एक विधेयक था, विधेयक, और विधेयक का नाम क्या था? गृह स्वराज विधेयक। इसे गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की सबसे पहले अनौपचारिक मांग करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक, जिसने संविधान सभा की सबसे पहले अनौपचारिक मांग कब की? 1895 के। विधेयक कौन सा? विधेयक का नाम है गृह स्वराज विधेयक। सीधा सीधा बोल सकते हैं, स्वराज विधेयक भी कह सकते हैं। वो तो ऑप्शन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा कि पूरा पूछेगा या अधूरा पूछेगा, ठीक है। तो भारतीय प्रयास में पहला कौन सा रहेगा कि 1895 का बाल गंगाधर तिलक का गृह स्वराज विधेयक, जिसमें संविधान सभा की सबसे पहले अनौपचारिक
मांग की गई। ये भारतीयों की तरफ से किया गया पहला प्रयास था। और आप भी जानते हो कि भारतीयों ने मांग की तो अंग्रेजों ने इस मांग को नकार दिया, इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद अगर बात करें सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे बात करते हैं 1922 में। तो याद रखना 1922 में गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी। कई किताब में दे रखा है कि 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें एक बात कही थी कि भारत में संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, कि भारत में संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। गांधी जी ने क्या कहा था कि संविधान जो है ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। कि भारत में संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। और ये किस पत्रिका में कहा था गांधी जी ने? तो यंग इंडिया, याद रखना, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारत में जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। अपने दो बात की है भारतीय प्रयासों में। पहला तो 1895 का बाल गंगाधर तिलक का गृह स्वराज विधेयक, जिसमें संविधान की सबसे पहले मांग भी कौन सी? अनौपचारिक मांग की थी। दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी का स्टेटमेंट पढ़ा है पढ़ने यंग इंडिया पत्रिका में कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में संविधान जो बनेगा वो किसकी इच्छा के अनुसार निर्मित होगा? भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है। अगर बात करें तीसरे प्रयास की कि भारत में जो संविधान सभा के जो भारतीय प्रयास हैं उनमें थर्ड नंबर पे अगर बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे बात करेंगे अपन 1924 में। 1924 के अंदर उस जमाने के सबसे जाने माने वकील हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू ने भारत में संविधान सभा की मांग नहीं की। याद रखना ये सीधे कहां पहुंच गए? ब्रिटेन की संसद। कहां पहुंचे? ब्रिटेन की संसद। और ब्रिटेन की संसद में जाकर के भारत में संविधान सभा की मांग करते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन करना चाहिए। और आपको पता है 1895 से 1924 तक का लंबा सफर तय हो चुका था संविधान की मांग करते करते, तो अंग्रेज भी परेशान हो गए थे। और जब मोतीलाल नेहरू ब्रिटेन की संसद में जाते हैं तो वहां इन्हें ये कह करके नकार दिया गया कि क्या भारत वालों की बुद्धि इतनी सक्षम है कि वो संविधान बना लेंगे। इस प्रकार की कुछ चुनौतियां मिली और ये वापस भारत आते हैं और 10 अगस्त 1928 को 4 साल की कड़ी मेहनत करते हैं कि सीधे पहली बात तो ब्रिटेन की संसद में जाएंगे और जाकर के मांग करते हैं कि देखो भारत वालों की बुद्धि आज वर्तमान में इतनी सक्षम है कि भारत में संविधान सभा गठन होना चाहिए, हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। इसके प्रति उत्तर में अंग्रेजों ने कहा कि क्या सच में भारतीयों में इतनी बुद्धि विकसित हो गई है कि तुम संविधान बना सकते हो? ठीक है, इस प्रकार की कुछ चुनौतियां मिली और उन चुनौतियों को स्वीकार किया और स्वीकार करके 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी अंग्रेजों के सामने और जवाब दिया कि हम इस प्रकार देश का संविधान बना सकते हैं। ध्यान से एक प्रश्न पूछने की वो संभावना है। इस नेहरू रिपोर्ट को संविधान का क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। याद रखना संविधान का जो ये इंपॉर्टेंट है, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं। संविधान का ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं। याद रखना इसे नीलपत्र भी कहते हैं। हमारे संविधान का जो खाका लिया गया है वो नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है, लेकिन संविधान में अगर प्रश्न पूछ ले कि अधिकांशतः भाग लिया गया है तो वो लिया गया है 1935 के अधिनियम का। याद रखना संविधान का जो ढांचा है, जो खाका तैयार किया गया है वो नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, इसलिए इसे नीलपत्र, आधार पत्र या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और अधिकांश बातें ली गई 1935 के अधिनियम की। ठीक है, अब देखो ये नेहरू रिपोर्ट पेश की 10 अगस्त 1928 को।
इस नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ? विरोध। इस नेहरू रिपोर्ट का क्या होता है? विरोध होता है। और विरोध करने वाले कौन कौन थे? विरोध करने वाले दो लोग थे। मैं एक बार इसको साफ करके लिख देता हूं कि जो 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ? विरोध होता है। और विरोध करने वाले कौन कौन थे? दो व्यक्ति थे, एक तो भीमराव अंबेडकर और एक मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप ये कहोगे सर कि नेहरू रिपोर्ट तो भारत की दिशा में किया गया अच्छा प्रयास था, संविधान बनाने के लिए अच्छा प्रयास था, फिर इन दोनों लोगों ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों किया? तो देखो, इस नेहरू रिपोर्ट में एक बात लिखी हुई थी कि भारत को क्या बना दो? डोमिनियन स्टेट बना दो। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को अभी आजाद मत करो, भारत को क्या बना दो? डोमिनियन स्टेट बना दो। भारत को क्या बना दो? डोमिनियन स्टेट बना दो। डोमिनियन स्टेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अधिराज्य। क्या होता है? अधिराज्य। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के नियंत्रण में रहते हुए आप संविधान सभा गठन करो, अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाओ। भीमराव अंबेडकर और जिन्ना ने कहा कि इतने संघर्षों के बावजूद भी अगर आजादी अभी भी नहीं चाहिए, अभी भी डोमिनेट स्टेट रखना, तो फिर आजादी कब चाहिए? इसलिए इन दोनों व्यक्तियों ने इस नेहरू रिपोर्ट का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। चौथा प्रयास कौन सा था? कि भारतीय प्रयास पढ़ रहे हैं और भारतीय प्रयासों में 3 प्रयास पढ़ चुके हैं, और बात करें चौथे प्रयास की, तो चौथे प्रयास में बात करें कि एक पार्टी थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी ने भारत में संविधान सभा की मांग की, और मांग कब करता है? 1924 में ही। याद रखना, इस स्वराज पार्टी ने 1924 में ही भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि एकमात्र राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की, याद रखना, एकमात्र राजनीतिक दल जिसने किसकी मांग कर रहा है? ये याद रखना, मांग कर रहे हैं संविधान सभा। याद रखना, एकमात्र राजनीतिक दल जिसने क्या कर दी? मांग की है किसकी? संविधान सभा की। अब आप ये कहोगे कि सर 1924 से पहले तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो क्या कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग नहीं की? बिल्कुल की थी, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन 1927 में की थी। 1927 का जो मद्रास अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने, याद रखना, संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस से पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कर ली थी, इसलिए कांग्रेस नहीं आएगा। इसलिए सब पहली एकमात्र पार्टी कौन सी है? स्वराज पार्टी। और देखो, जनवरी 2020 के अंदर एक परीक्षा में सवाल आया था इस स्वराज पार्टी का कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी है, इसका जो गठन हुआ था, गठन 1923 में हो गया था। यही पढ़ दिए जाते हैं पढ़ कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। लेकिन पता है ऑप्शन में क्या दे रखा था? जनवरी 1923, मार्च 1923, फिर उसके बाद जुलाई 1923 और अक्टूबर 1923। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे थे। तो याद रखना, इसका जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 1 जनवरी 1924 को, 1 जनवरी 1924 को। और इस पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? मानिए इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापकों की बात की तो संस्थापक थे 2, एक तो CR दास, चित्तरंजन दास, और दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने। और एक पर्सन और है, इस स्वराज जो पार्टी है इसका पूरा नाम क्या है? ये एक तैयार क्वेश्चन है कि भविष्य में पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या है। आज दिन तक यही पढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, जिसने 1924 के अंदर संविधान सभा क्या कर ली? मांग कर ली। लेकिन याद रखना कि भविष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या था। तो याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं उसका पूरा नाम। इस स्वराज पार्टी का पूरा नाम था कांग्रेस
खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, कि चार भारतीय प्रयास पढ़ चुके हैं, जिनमें पहला पढ़ा था अपने 1895 का गृह स्वराज्य विधेयक, जिसमें तिलक ने अनौपचारिक संविधान सभा की मांग की थी। दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी का स्टेटमेंट पढ़ा था, जो यंग इंडिया में छपा था, कि भारत में संविधान जो सभा बनेगी या संविधान जो बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप बनेगी। नंबर 3 की अगर बात करें तो 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन की संसद में जाकर संविधान सभा की मांग कर ली और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी। नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी हुआ। भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी किया। क्यों किया? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सारी बातें सही थी, एक बात गलत थी कि भारत को आजादी मत दो, भारत को डोमिनियन स्टेट बना दो, अधिराज्य बना दो, अंग्रेजों के नियंत्रण में शासन चलने दो, ये बात गलत थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। चौथे नंबर पे स्वराज पार्टी की बात करें कि 1924 में ही एकमात्र राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद थोड़ी सी इसकी विस्तृत जानकारी लिए पढ़ने, 1 जनवरी 1923 है, 24 नहीं है, 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ था। इसके संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसमें एक सदस्य और भी था, अजीमुल्ला खां, लेकिन इन दोनों का ज्यादातर पूछा जाता है। दोनों संस्थापक थे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और इस पार्टी का पूरा नाम क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की। कांग्रेस की सदस्य थे, कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, 4 प्रयास पढ़ चुके हैं और भारतीयों की तरफ से किया गया अंतिम यानी 5वां प्रयास की अगर बात करें तो बात करते हैं 1934 के अंदर MN रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कई किताब वाले बताते हैं संविधान की सबसे पहले मांग करने वाला मानवेंद्र नाथ था। जी नहीं, संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मानवेंद्र नाथ। इसने संविधान सभा की मांग तो की, संविधान सभा की मांग तो की, लेकिन ये जो संविधान सभा की मांग थी, ये मांग कैसी थी? औपचारिक मांग थी। कैसी थी? औपचारिक मांग थी। याद रखना, संविधान सभा की मांग कैसी थी? औपचारिक मांग करने वाला पहला व्यक्ति। प्रश्न यहां से बनेगा तो संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न दूसरे टाइप का बनेगा, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग करने वाला तो था बाल गंगाधर तिलक, और औपचारिक मांग करने वाला कौन था? MN रॉय। तो याद रखना, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग करने वाला पहला व्यक्ति वो भी बाल गंगाधर तिलक। और संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति कौन? तो सीधी सीधी बात है कि मैं एक बार लिख देता हूं, औपचारिक और एक है अनौपचारिक। अनौपचारिक मांग करने वाला तो कौन था? तिलक। और औपचारिक मांग करने वाला MN रॉय। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय इतिहास भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये शुरू कर दिया तो इसको अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे, जब तक कि संविधान निर्माण से लेकर के वर्तमान मानी 1947 आजादी तक की अगर बात नहीं करेंगे कि वर्तमान में जो कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, या यूं कहें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, कंप्लीटली बात करेंगे अपन यहाँ पे कि जब तक ये पॉलिटिकल साइंस शुरू कर ही दी है तो तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये पूरी नहीं होगी। और उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, RS हो, ठीक है, RS से लेकर के एक चपरासी तक की कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा प्रयास अपन करेंगे। और ये क्लास तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का मामला सुलझ नहीं जाता, जब तक पूरा मामला पढ़ नहीं लेते। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक पहुंचाएं। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो,
कि मैं कोई ये पढ़ाने का पैसा नहीं ले रहा आप लोगों से, ये कोई पढ़ाने का पैसा बिल्कुल भी नहीं ले रहा, ना ही भविष्य में कोई रुपए लेने वाला हूं आपसे। ठीक है, बस एक नोटबुक बना लीजिए और इसमें नोट्स उतार। अभी मैं चोमू की एक संस्था है यूजीसी करियर पॉइंट, जो आरएस फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं, तो उसमें जो भी अपन ने पढ़ाया मैटर, जो खुद मैंने पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और इसी उम्मीद के साथ में कि जो संस्थाएं हैं उनमें पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को कुछ निःशुल्क तैयारी भी करवानी चाहिए। मानी कुछ गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोचिंगों में जाने के लिए फीस नहीं होती है, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं और आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ में और रुचि बनाते हुए इनकी तैयारी करें और नोट्स बनाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।